अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से लोगों को कहते हैं कि वो बहुत एटीट्यूडी है, उससे बात मत करो। सो आज के इस चैप्टर में, आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड की, साथ में सोशल कॉग्निशन की भी। एंड इन दोनों का क्या रिलेशन है? लेकिन उससे भी पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगी कि एटीट्यूड का मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? एंड क्या तुम जानते हो कि साइकोलॉजी एटीट्यूड को कैसे देखती है? या साइकोलॉजी के अंदर एटीट्यूड का क्या मीनिंग होता है? कुछ गेस करना चाहोगे या कमेंट सेक्शन में बताना चाहोगे? जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड 12 साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। आई होप तुम लोगों ने एटीट्यूड का मीनिंग अपने अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो बेसिकली आज के इस डिस्कशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि भाई सोशल कॉग्निशन क्या होता है। सबसे पहले तुम लोग ये जानोगे कि भाई सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, सोशल कॉग्निशन क्या होता है, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे एटीट्यूड क्या होता है, सोशल बिहेवियर कैसे एटीट्यूड से रिलेटेड है। फिर एटीट्यूड के बारे में इन डिटेल जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप होता है। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट discrimination and prejudice, also how to handle prejudice. So let's start with our introduction of the chapter. Introduction of the chapter की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एज एन इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होते हैं हमारे सोशल इन्वायरमेंट से। मतलब मेरे समाज में मेरे आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे मैं कैसे अफेक्ट हो रही हूँ, क्या चीज़ें मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे आसपास हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हों या फिर मेरे पेरेंट्स हो, मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, कैसे वो मेरी सोच को अफेक्ट करते हैं, मेरे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन सोशल साइकोलॉजी। एज वेल एज हम ऑल्सो पढ़ते हैं कि कैसे हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे समाज से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जब हम बात करते हैं एटीट्यूड की, तो जैसे मैंने तुम्हें पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम एज अ होल वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट से हमारा एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। इन डिटेल में हम ये सारी चीजें समझेंगे। अब एटीट्यूड की बात करें या बिहेवियर की बात करें, जब इन दोनों की बात आती है तो इन्हें एक्सप्लेन करना बहुत कठिन काम हो जाता है, एंड ये कठिन काम सोशल साइकोलॉजिस्ट ने किया है। इन्होंने इस चैप्टर के अंदर हमें बताने की कोशिश की है एटीट्यूड्स के बारे में इन डिटेल कि एटीट्यूड्स कैसा क्या होता है, एटीट्यूड के क्या टाइप होते हैं, एटीट्यूड के अंदर वैल्यूज आते हैं, आइडियाज आते हैं, बिलीव्स आते हैं, एक्सेट्रा एंड नंबर ऑफ थिंग्स कम्स अंडर योर एटीट्यूड, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द होल चैप्टर। Okay, so let's start with our first topic today, that is explaining social behavior। यानी कि सोशल बिहेवियर क्या होता है। अब ये तो बहुत आसान है। सोशल बिहेवियर मतलब कि हम समाज में कैसा बिहेव करते हैं, isn't it? तो जब हम बात करें सोशल बिहेवियर की, तो समाज, जैसे हम अगर अपनी बात करें एज अ ह्यूमन, सो हम सोशल बीइंग हैं एंड हम बिना अपने सोसाइटी के हम जिंदा नहीं रह सकते, isn't it? तो हमारी एटीट्यूड जो है वो भी हमारे सोसाइटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। हम जो एटीट्यूड होल्ड करते हैं वो कहाँ से होल्ड करते हैं? अपने आसपास के समाज से। तो हमारे एटीट्यूड का फॉर्मेशन भी हमारे समाज से होता है, दैट वी आर स्टडिंग ओवर हियर। तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारा समाज, हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करता है, एक्सेट्रा। विल ऑल्सो नो अबाउट सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन मतलब क्या होता है कि समाज हमारी सोच को कैसे अफेक्ट करता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, सो दे आर फोकसिंग ऑन कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी जो एटीट्यूड होता है, इट इज समथिंग जो कॉमन सेंस से बहुत अलग होता है। इसमें हम प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आगे एटीट्यूड्स के बारे में इन डिटेल, तो तुम्हें पता चलेगा कि एटीट्यूड जो है वो कॉमन सेंस से बहुत अलग है। कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो एटीट्यूड मतलब कि कोई इंसान घमंडी है तो उसे हम एटीट्यूड कर देते हैं कि उसका बहुत एटीट्यूड है, राइट। सो लेकिन एक्चुअल में एटीट्यूड क्या है, साइकोलॉजी में एटीट्यूड क्या है, वो हम अब समझेंगे। तो उससे पहले मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे हिसाब से एटीट्यूड और ओपिनियंस में क्या डिफरेंस हो सकता है। ओपिनियन तुम्हारे हिसाब से क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, आज पूरे दिन में तुमने कितने बार ओपिनियन दिया है अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को,
राइट। सो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ओपिनियंस देते हैं। ओपिनियंस मतलब कि मेरी राय क्या है, राइट। और अगर तुम मेरी राय, मैं कुछ राय दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड का डेफिनेशन मैंने तुम सभी से पूछा, अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो सबका डेफिनेशन अबाउट एटीट्यूड विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देम, राइट। हियर ऑल्सो यू विल सी दैट अलग अलग स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मेरे ओपिनियन में एटीट्यूड ये होता है, मेरे ओपिनियन में एटीट्यूड ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैम, राइट। सो तुम लोग इस तरीके से एटीट्यूड को डिफाइन करने वाले हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ओपिनियन मतलब क्या होता है, कोई टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो ये एक टॉपिक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंसान को क्यों होता है, क्या क्या रीजन, तुम्हारे हिसाब से क्या रीजन हो सकता है बिहाइंड कि किसी इंडिविजुअल को क्यों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सो तुम लोग अलग अलग ओपिनियंस अपने दोगे, राइट, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड योर रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज। सो यहाँ पे ओपिनियन क्या होता है, मेरा थॉट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, एंड सबके थॉट्स के हम रिस्पेक्ट करते हैं, इजंट इट। अब अगर तुम मेरे ओपिनियन को ना मानो, राइट, या ना एक्सेप्ट करो, तो इससे मुझे कोई इश्यू नहीं है, राइट। आई एक्सेप्ट योर ओपिनियन, यू एक्सेप्ट माई ओपिनियन, दिस इज ओके। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करो, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट नोन एज ओपिनियन, जहां पे जिसे डिक्लाइन किया जाए तो या डिसएग्री किया जाए तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर ऐसे कुछ आइडियाज हम होल्ड करते हैं, एक्सट्रीम आइडियाज, जिससे अगर तुम डिक्लाइन करो या अगर तुम एक्सेप्ट ना करो तो मुझे हर्ट होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट नोन एज योर एटीट्यूड। अब यहां से हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है साइकोलॉजी के अंदर। सो एटीट्यूड की बात करें तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, या यू को सेट ऑफ व्यूज, यानी कि या थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक। तो कोई टॉपिक है जिसके जैसे फॉर एग्जांपल ट्री कटिंग का टॉपिक है, ओके। सो अब ट्री कटिंग के टॉपिक के ऊपर मेरी राय ये है कि ट्री हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, राइट। सो अगर तुम मेरी बात को ना मानो तो मुझे यहाँ पे बुरा लगेगा, राइट। आई विल फील बैड इफ यू विल नॉट listen to my state of mind or my beliefs, my ideas. So this is what known as attitude. So as a whole attitude is all about कि मेरी सोचने की प्रोसेस, या यू कहो मेरे कुछ कोर आइडियाज या थॉट्स अबाउट एनी टॉपिक। कोई भी मुद्दा है, कोई भी टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड मेरी जो राय है, मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो बिलीव्स है, दिस ऑल विल बी कॉल्ड एज योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड की फर्दर बात करें तो हर कोई भी हमारी राय होती है ना, तो किसी टॉपिक पे होती है। जैसे ट्री कटिंग से रिलेटेड मेरी राय हो गई, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों होता है किसी को, तो उससे रिलेटेड मेरी कोई राय हो गई, मेरी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज या आइडियाज हो गए, राइट। दैट टॉपिक विल बी नोन एज योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो हम जिस टॉपिक के बारे में अपनी एटीट्यूड्स रखते हैं, सेट ऑफ बिलीव्स रखते हैं या व्यूज रखते हैं, दैट इज नोन एज योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझते हुए चलना है, ओके। अब जब हम एटीट्यूड की बात करें तो एक बार समराइज करूं मैं कि एटीट्यूड क्या होता है। तो एटीट्यूड इज ऑल अबाउट योर सेट ऑफ व्यूज। इतना तुम समझ लो कि सेट ऑफ व्यूज, कुछ व्यूज होते हैं हमारे हर टॉपिक के ऊपर, दैट इज नोन एज योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के अंदर हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि एक होता है हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर रिकॉल करने को बोलूं मैं तो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर मेरे व्यूज हैं, सेट ऑफ व्यूज हैं, दैट इज नोन एज योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड के अंदर कुछ चीजें आती हैं। क्या आती हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर तुम मेरे व्यूज को ना मानो तो मुझे बुरा लगेगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड से कुछ चीजें कनेक्टेड है। जैसे एटीट्यूड से मेरी फीलिंग्स कनेक्टेड है, एटीट्यूड से मेरा बिहेवियर कनेक्टेड होता है। मैं जो चीजों को मानती हूँ, सेट ऑफ व्यूज मेरे दिमाग में है, एक पर्सपेक्टिव है मेरे दिमाग में, दैट इज माय एटीट्यूड व्हिच आई होल्ड। तो उस हिसाब से मैं बिहेव करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, सो डेफिनेटली मैं पेड़ नहीं काटूंगी, राइट। तो दैट इज बिहेवियर जो कि कनेक्टेड है मेरे एटीट्यूड से। कॉग्निशन मतलब मैं द वे आई थिंक एंड द वे आई अंडरस्टैंड, राइट। सो दैट इज कॉग्निशन। तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड से कॉग्निशन, बिहेवियर एंड हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। एंड जब कोई इसे हर्ट करता है, मेरे एटीट्यूड्स, मेरे व्यूज को कोई हर्ट करता है, तो मुझे बुरा लगता है, राइट। सो इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ मुझे बुरा लगता है, बट हर किसी को लगता है, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड के कुछ कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एटीट्यूड के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ए, दूसरा
बी एंड तीसरा सी। मैम ये तीनों क्या है? ए मतलब होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव इज ऑल अबाउट योर फीलिंग साइड, यानी कि कोई भी एटीट्यूड है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मेरी आइडियाज है, अब उस आइडिया से रिलेटेड में मेरी फीलिंग्स है, राइट? सो दैट फीलिंग साइड ऑफ योर एटीट्यूड इज नोन एज इफेक्टिव। बी मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर इज योर, यू कैन से रिस्पॉन्स or action which you are taking, that is known as your behavior, राइट? जो आइडियाज मैं होल्ड करती हूँ उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ, राइट? जैसे ट्री के बारे में मेरा आइडिया है कि पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, तो मैं भी नहीं काटूंगी डेफिनेटली खुद जाके, राइट? सो दैट इज द बिहेवियर कंपोनेंट। सी मतलब होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, तुम क्या आइडियाज होल्ड करके रखते हो कोई भी एक टॉपिक के बारे में, राइट? यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। द थॉट कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड इज नोन एज योर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, द इमोशनल कंपोनेंट इज नोन एज योर अफेक्टिव कंपोनेंट, एंड बिहेवियर एस्पेक्ट इज नोन एज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट को हम कोनेटिव कंपोनेंट भी कहते हैं या कोनेटिव एस्पेक्ट भी कहते हैं। अब अगर मैं बोलूं तो इसे टुगेदर, इस कंपोनेंट्स को टुगेदर एक नाम दिया गया है विच इज ABC कंपोनेंट। ओके, ABC कंपोनेंट इसे कहा जाता है एज अ होल। सो आई होप तुम लोग को याद रहेगा ABC कंपोनेंट। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम लोगों ने थेराप्यूटिक अप्रोचेस अभी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है तो, राइट? इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर, सीरियल वाइज चैप्टर को पढ़ना चाहिए। अगर तुम लोगों ने कोई चैप्टर स्किप किया होगा तो फिर दूसरे चैप्टर को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी या ज्यादा प्रॉब्लम होगी एक्चुअली। वेल, थेराप्यूटिक अप्रोचेस में हम लोगों ने पढ़ा था ABC एनालिसिस, RET के अंदर, कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर, कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर। सो दैट इज ABC एनालिसिस एंड दिस इज अबाउट एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड ABC कंपोनेंट। क्लियर एवरीवन? तो दोनों अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना है। ओके, सो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई टॉपिक है, लेट्स सपोज मेरा एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्या है, मेरे हैंडराइटिंग में मत जाना। तो एटीट्यूड की बात करें तो मेरा एटीट्यूड है आई बिलीव इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी। ओके, दिस इज माय एटीट्यूड, आई बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी। नाउ इसके अंदर क्या होंगे, मेरे ABC कंपोनेंट होंगे। ए मतलब इफेक्टिव, मेरी फीलिंग्स होंगी, मेरी फीलिंग्स अटैच होंगी टू द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी। मेरे हिसाब से ऑलमाइटी जो है वो एवरीवेयर है, राइट? आई बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ हिम, अकॉर्डिंग टू मी वो हर जगह है, वो हर टाइम मुझे देखते हैं, राइट? हर टाइम मेरे साथ है। तो दैट इज योर फीलिंग साइड, या यू कहो तुम्हारा इफेक्टिव कंपोनेंट। ओके, बी की बात करें सो बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर में मैं क्या करूंगी, मैं पूजा करूंगी डेफिनेटली, मैं फास्टिंग करूंगी, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर बिहेवियर कंपोनेंट। ओके, दिस इज B फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। C इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में मेरी थॉट्स होंगी, मेरी सेट ऑफ आइडियाज होंगी फॉर हिम, मेरे कुछ आइडियाज होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी। जैसे ऑलमाइटी हर जगह है तो मैं उनके बारे में क्या राय रखती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी ही इज वेरी पावरफुल, ही सीज एवरीथिंग, he is seeing everyone every time, he is very powerful. So this kind of ideas I'm holding about him. So this is your thought process, या thought component, या you go cognitive component. So this is your एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड के तीनों कंपोनेंट्स तुमने देखे, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर कि एटीट्यूड क्या होता है एंड ABC कंपोनेंट क्या होता है। इसका एक और एग्जांपल है तुम्हारा बॉक्स 6.1 में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, ओके, जिससे तुम्हारा आइडिया जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अबाउट ABC कंपोनेंट्स। ओके, सो जब हम बात करते हैं एक, लेट्स सपोज हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट। ओके, ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में मेरी राय ये है ना कि हमें ट्री प्लांटेशन कैंपेन का पार्ट बनना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरे नेबरहुड में एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन हो रहा है, ओके, एंड मेरे हिसाब से इस ट्री प्लांटेशन कैंपेन में मुझे भी एक पार्ट बनना चाहिए। आई एम पॉजिटिव, आई डू होल्ड पॉजिटिव आइडियाज एंड व्यूज अबाउट इट कि ये बहुत अच्छी बात है, ग्रीनरी बढ़ेगी, इससे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, राइट? सो दिस इज माई पॉजिटिव आइडिया विच यू कैन से कॉग्निटिव कंपोनेंट मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट है कि जब भी कोई पेड़ उगाता है तो आई फील वेरी नाइस, आई फील वेरी गुड, राइट? सो फीलिंग साइड यहाँ पे आ गया, यानी कि तुम्हारा इफेक्टिव या इमोशनल साइड आ गया, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट आ गया हमारा बिहेवियरल साइड। अब मैं खुद जाके
पेड़ उगा रही हूँ, ट्री प्लांटेशन कैंपिंग में मैं भी एक पार्ट बन रही हूँ, मैं भी जाके मैं भी जाके ट्री को ग्रो कर रही हूँ, राइट? सो दिस इज अ बिहेवियरल कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जहाँ पे मैं बिहेव भी कर रही हूँ, विच इज अगेन पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ए मतलब इमोशनल साइड, बी मतलब बिहेवियरल साइड एंड सी मतलब कॉग्निटिव साइड, राइट? अब हम बात करें इसकी, तो हाउएवर हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी हर सिचुएशन में हमें नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो जिनके नेबरहुड में अगर ट्री प्लांटेशन हो रहा होगा कैंपेन, सो वो पॉजिटिव आइडिया होल्ड करेंगे, right, which is cognition. They will feel very proud and good, that also we can say that is a component. लेकिन हो सकता है कि वो जाके plantation ना करें, so that will be a negative one, right? So हमेशा it is not possible that your all three components will be positive. हो सकता है कि हमारा अफेक्टिव यानी कि मैं फील अच्छा करूं, हो सकता है मैं पॉजिटिव राय रखूं, पर मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं जाके पेड़ उगाऊं एक्सेट्रा, राइट? सो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें होता क्या है यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि हमारे एबीसी कंपोनेंट तीनों के तीनों ही पॉजिटिव रहे, कभी कभार तीनों के तीनों न्यूट्रल भी रह सकते हैं या तीनों के तीनों में नेगेटिविटी भी आ सकती है, राइट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट एटीट्यूड क्या होता है, एबीसी कंपोनेंट क्या होता है, एंड दोनों एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो गया है, राइट? सो अब हम मूव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे अबाउट कि एटीट्यूड के अंदर दो चीजें आती हैं, विच इज बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम बिलीव्स की बात करते हैं ना, तो बिलीव्स इज ऑल अबाउट कि मैं किन चीजों पे भरोसा करती हूँ, राइट? इट इज अ कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, यू कैन से, जहां पे मैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पे भरोसा करती हूँ, मैं डेमोक्रेसी पे भरोसा करती हूँ, विच इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राइट? सो बिलीव्स मतलब मैं किन चीजों पे भरोसा करती हूँ, राइट? सेट ऑफ आइडियाज है जिन पे मैं भरोसा करती हूँ। एंड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज मतलब कि मेरे हिसाब से लाइफ में ये सारी चीजें करनी चाहिए एंड इन चीजों को कभी नहीं करना चाहिए। सो दैट इज जीवन जीने का एक तरीका होता है जिसमें कुछ चीजें हम नहीं करते हैं, कुछ चीजें हम करते हैं। तो इसमें शुड क्या हमें करना चाहिए एंड ऑट हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। इसमें हमारे मॉरल्स होते हैं, हमारे एथिक्स होते हैं एक्सेट्रा। जैसे हमेशा सबको हार्ड वर्क करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, राइट? धोखा नहीं देना चाहिए, राइट? दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, सो दैट इज माय वैल्यूज। Clear everyone? So beliefs and values I hope is crystal clear. Now we will be discussing about कि attitude जो है इसकी कुछ properties होती हैं। 4 properties हैं, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे हम मल्टीप्लेक्सिटीज भी कहते हैं, या फिर सेंट्रलिटी। सो ये चारों के चारों फीचर्स हैं हमारे एटीट्यूड के, राइट? सो लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहला है हमारा वैलेंस। वैलेंस मतलब क्या होता है? वैलेंस के अंदर आती है हमारी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। मतलब एक स्केल है, कोई एटीट्यूड, कोई आइडिया है, ओके? अब उस आइडिया के बारे में एक स्केल मैंने बना दिया, 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5, okay? So now let's suppose the idea is about कि क्या हमें न्यूक्लियर रिसर्च हम क्लास में करेंगे। अब उसके लिए मैंने सबको एक शीट दी एंड मैंने बोला कि 1 से 5 तक इसे रेट करो कि तुम क्या सोचते हो, whether we should do this or whether we should not do this. 1 मतलब होता है very bad idea, 2 is bad idea, 3 is neutral, neither good nor bad, we can do, we cannot do, etc. 4 is good and 5 is very good. तो अब मैंने तुम्हें बोला कि 1 से लेके 5 तक में रेट करो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें न्यूक्लियर रिसर्च करना है या नहीं करना है, ओके? जब हम वैलेंस की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो है 1 रेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स 2 रेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स 4 रेट करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स 5 रेट करेंगे, राइट? सो इसमें क्या होता है, 1, 2 जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव वोटिंग हो जाएगी, एंड 4 एंड 5 जो है वो पॉजिटिव वोटिंग के अंदर आएगी, राइट? एंड 3 जो है वो एक न्यूट्रल एटीट्यूड हो जाएगा टुवर्ड्स योर द टॉपिक। सो बैलेंस मतलब क्या होता है, ईदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? सो जहां पे हम 1 और 2 जिन लोगों ने दिया है वो नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक, एंड 4 एंड 5 जिसने दिया है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होल्ड करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस, okay? So valence is all about which tells us that whether an attitude is positive या फिर negative. Clear everyone? Next हम लोग मूव करेंगे towards extremeness. Extremeness मतलब क्या होती है? जैसे अगर मैं टेबल बनाऊं तो मैंने बना दिया ये रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 1 रेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 5 रेट करेंगे।
सो जो 1 रेट कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली बैड बता रहे हैं आइडिया को, एंड जो 5 रेटिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आइडिया जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, वेरी गुड आइडिया टू डू द न्यूक्लियर रिसर्च, राइट? सो एक्सट्रीमनेस मतलब यू आर सेइंग एक्सट्रीम इट इज पॉजिटिव, you are saying that the idea, the attitude is extremely positive or extremely negative, so that is all known as your extremeness. अगर कोई स्टूडेंट 2 और 4 को रेट कर रहा है, 2 रेट कर रहा है या 4 रेट कर रहा है towards the idea, then that will be termed as less extreme negative and less extreme positive. Okay, यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं. 2 and 4 जो है वो लेस एक्सट्रीम होगा, एंड 3 जो है वो अगेन न्यूट्रल होगा. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग विच इज आई होप समझ में आ ही गया होगा तुम्हें. नेक्स्ट है तुम्हारा सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी या फिर मल्टीप्लेक्सिटी. अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाता है. इसमें क्या होता है ना, हमारी कुछ एटीट्यूड्स होती हैं जो बहुत सिंपल होती है. जैसे अगर मैं बात करूं कि इस पर्सन के बारे में तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि ये पर्सन अच्छा है या बुरा है, तो अब तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा टुवर्ड्स द पर्सन. तो ये क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी पर्सन, राइट? अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा एटीट्यूड मेरे तरफ क्या है, क्या तुम मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, तो योर एटीट्यूड विल बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बहुत सिंपल होगा, राइट? तो जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स अनदर पर्सन, इट इज वेरी सिंपल, राइट? दैट इज योर सिंप्लिसिटी. कॉम्प्लेक्सिटी की बात कब आ जाती है, जब तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत सारे हो जाए. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई तुम हेल्थ के बारे में और वेलबींग के बारे में क्या सोचते हो, तो तुम बहुत सारी आइडियाज अपने बताओगे कि भाई मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से खाना इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारी चीजें तुम इसके अंदर बता सकते हो, राइट? सो आइडिया अबाउट हेल्थ वेलबींग में बहुत सारे एटीट्यूड्स आ सकते हैं, इजंट इट? सो इसमें सेवरल मेंबर एटीट्यूड्स हम देखेंगे. सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एटीट्यूड. सो आई होप सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज क्लियर. मल्टीप्लेक्सिटी इज ऑल्सो दिस ओनली. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रलिटी, जो कि हमारा चौथा फीचर है. सेंट्रलिटी मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई आइडिया है जो सेंट्रल है, राइट? जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यू कहो कोर है ऑफ एन एटीट्यूड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखते क्या है कि ये एक सेंट्रल एटीट्यूड होता है इन आवर एटीट्यूड सिस्टम. यानी कि मैं अगर भरोसा करती हूँ नॉन वायलेंस पे एंड वर्ल्ड पीस पे, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंट्री मिसाइल्स बना रही है या फिर वॉर में इंडल्ज हो रही हैं, या फिर अगर कोई कंट्री में मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री पे एक्सपेंड किया जा रहा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसके मैं सख्त खिलाफ होंगी, राइट? सो दिस इज योर सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया क्या है? नॉन वायलेंस एंड वर्ल्ड पीस. एंड इससे ये मेरा सेंट्रल आइडिया है जिसकी वजह से मेरे दूसरे एटीट्यूड्स जो हैं अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि जब भी मैं देखती हूँ कि भाई कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात हो रही है या फिर कोई कंट्री जो है वॉर में जा रही है, तो मैं उसके खिलाफ चली जाती हूँ, राइट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलिटी. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. नाउ हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज MCQ number 1. What does the term attitude object refers to in the context of attitude formation? जब हम attitude formation की बात करते हैं तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नंबर ए, ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. नंबर बी, एनी पर्सन ऑब्जेक्ट और आइडिया वी होल्ड एन एटीट्यूड अबाउट. या फिर सी, इमोशंस एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन. या फिर डी, अ कॉज ऑफ बिहेवियर. इन सभी ऑप्शंस में से एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख के बताना है. सो वीडियो को पॉज करो एंड अपने आंसर को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो. ओके, Then we will be starting with attitude formation and change. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है एंड समय के साथ साथ कैसे चेंज होता है इन डिटेल. ओके, सो एटीट्यूड फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ कि कैसे हमारे एटीट्यूड फॉर्म होता है, सो बहुत से हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. एंड सबसे पहले जो हमें जानने को मिला इसके बारे में वो ये है कि हमारे एटीट्यूड का फॉर्मेशन जो है टुवर्ड्स एनी थिंग, एनी टॉपिक या फिर एनी पीपल, ये तब बनता है जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं अपने लाइफ टाइम में. जैसे जब मैं इंटरैक्ट करती हूँ अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने पीयर्स से, अपने टीचर से, तो धीरे धीरे मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स एनी टॉपिक, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स एनीथिंग. ओके, सो एटीट्यूड जो है इसे हम लर्न करते हैं समय समय पे. साथ में हम अपने ओन एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे एटीट्यूड चेंज होता रहता है.
जैसे जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, हमारी एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता रहता है एंड एटीट्यूड में चेंजेस भी आते रहते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे एटीट्यूड पर इफेक्ट करते हैं, चाहे वो एटीट्यूड फॉर्मेशन हो या फिर चेंज हो, बट दैट इज इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। दैट इज द रीजन वाई हमारे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेनली फोकस करते हैं ऑन कि कैसे हम एटीट्यूड का फॉर्मेशन हमारा होता है थ्रू आवर सोशल एनवायरनमेंट। ओके, जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन की, सो कैसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। नंबर 1, हमारा एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है थ्रू दी एसोसिएशन। जब हम लर्न करते हैं एटीट्यूड को एसोसिएशन के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, तुम्हें मेरी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। ओके, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरी टीचिंग स्टाइल्स में जैसी चीजें समझाती हूँ सब कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। सो इसकी वजह से यू लाइक स्टडिंग विथ मी, ओके, व्हेनेवर इट कम्स टू साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। सो दैट इज द रीजन वाई. So first of all, you like me, you like studying with me. Then you like what? Then you start developing liking towards the subject. कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ उसके तरफ भी तुम्हारा पसंद बढ़ने लग गया, राइट? जस्ट बिकॉज आई डू हैव सम पॉजिटिव क्वालिटीज, लाइक यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल्स, द वे आई टीच, उसी की वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट जो आ जाता है, इंटरेस्ट आता है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट विच आई एम टीचिंग. सो दैट इज व्हाट हैपेंस थ्रू एसोसिएशन. एसोसिएशन में एक चीज को दूसरी चीज से एसोसिएट करके हम याद करते हैं. जैसे कि मेरी बात करो या किसी और टीचर की भी बात करो, तो तुम्हें पहले टीचर पसंद आती है, उसके बाद सब्जेक्ट पसंद आता है. जब तुम्हें कोई टीचर की क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, जैसे उनका पढ़ाने का स्टाइल हो, उनका बात करने का स्टाइल हो, या फिर एग्जाम्पल्स देने का स्टाइल हो, जब ये सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगती है ना, तब धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता है उस सब्जेक्ट में जो वो टीचर पढ़ा रही होती है, राइट? सो दिस इज एसोसिएशन, जहाँ पे तुम्हें टीचर पहले पसंद आई और फिर उसके बाद उनके द्वारा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट पसंद आया. सो दिस इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. And this is where you develop a positive attitude towards the subject as well as a positive attitude towards a teacher. This is all about learning attitudes by association. Then comes learning attitude through being reward or being punished. जैसे for example, अगर कोई लड़की है, कोई टीनेजर है तुम्हारे क्लास में एंड वो बहुत फिट है एंड उससे पूछा गया कि भाई तुम इतनी फिट कैसे रह जाती हो, तुम्हारा अटेंडेंस इतना अच्छा है कि तुम मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स आती हो, राइट? सो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं रोज योगा करती हूँ. ओके, सो अब इसीलिए उसे मिस गुड हेल्थ का टाइटल स्कूल के द्वारा दिया गया, टीचर्स के द्वारा दिया गया. तो अब क्या हुआ, उसे एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला ना, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स डूइंग योगा एवरी डे, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल. जब हमें कुछ अच्छा करने पे रिवॉर्ड मिलता है ना, तो हम वो अच्छा काम और करते हैं और बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं, राइट? लेकिन अगर हम कोई काम करते हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है, तो हम उस पनिशमेंट से एस्केप करने के लिए वो बिहेवियर नहीं करते हैं अगेन, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार की बात है, ये बात मेरे साथ हो रखी है. हुआ क्या था ना कि मैं एक बार रेस्टोरेंट में जाके कुछ ऑयली फूड खा ली थी, जिसकी वजह से मेरा तबीयत खराब हो गया था. अब ये चीजें ना 2-3 बार हुई कि मैं कुछ समोसे वगैरह खा ली, उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो गया. तो उसके बाद मुझे क्या भरोसा हो गया, मुझे बिलीव होने लगी कि ये जो ऑयली फूड है ना, ये मेरे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है. तो मैं बहुत कम, अभी के टाइम पे मैं बहुत ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ, राइट? सो क्या है ये है एक जब मैं ऑयली फूड खाई, जब मैं जंक फूड खाई, तो मेरा तबीयत खराब होने लग गया, राइट? सो अब मेरे अंदर ये लर्निंग हो चुकी है कि मुझे जंक फूड कम खाना चाहिए एंड मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया टुवर्ड्स द हेल्दी फूड, राइट? सो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कैसे पनिशमेंट्स के थ्रू या रिवॉर्ड्स के थ्रू हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, isn't it? Next is your learning attitude through modeling. यानी कि हम अदर्स को ऑब्जर्व करके भी एटीट्यूड का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि मैं अपनी रोल मॉडल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, या फिर ऐसा भी होता है कि मैं किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर उसे अच्छा एटीट्यूड करने पे उसे रिवॉर्ड मिला तो मैं उसे कॉपी करने लगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, राइट? तो टीचर्स उसे बहुत पसंद करती हैं, उसके काफी फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं. तो अब ये क्या हो रहा है, ये वो उसके बिहेवियर से उसे रिवॉर्ड्स मिल रहा है. मतलब मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको टीचर पसंद कर रही हैं, प्रिंसिपल तक भी उसे पसंद कर रहे हैं, isn't it? तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसे कॉपी करने लग जाऊंगी या फिर मैं उसे सीखने की कोशिश करूंगी, राइट? सो दिस इज लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, जहाँ पे मैं किसी पर्सन को देख के ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड वो पनिश हो रहा है या वो अवार्ड
उसे पनिशमेंट मिल रही है, उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे मैं सीख रही हूँ. सो दिस इज योर मॉडलिंग के थ्रू लर्न करना एटीट्यूड्स. ओके, तो मेरा पढ़ाई के थ्रू टुवर्ड्स एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होगा, इजंट इट. नेक्स्ट हम बात करें लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू कल्चरल नॉर्म्स या फिर ग्रुप नॉर्म्स. तो मेरे ग्रुप में या मेरे कल्चर में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को माना जाता है, राइट. सो अब मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरे पेरेंट्स को, मेरे ग्रुप के लोगों को कि मेरे ग्रुप में क्या होता है, मेरे सोसाइटी में, मेरे एनवायरनमेंट में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि भाई भगवान की बहुत पूजा की जाती है. अलग अलग रिलीजियस डेज होते हैं जहाँ पे अलग अलग कस्टम्स परफॉर्म किए जाते हैं, इजंट इट. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अपने बड़ों को देखा है कि भाई वो पैसे मतलब मंदिर में दान किया करते हैं, स्वीट्स चढ़ाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स चढ़ाते हैं, वर्कशिप करते हैं, इजंट इट. तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया एंड उनको ऑब्जर्व करने के थ्रू, उनको ऑब्जर्व करके मैंने वो सेम चीज करना शुरू कर दिया. जब मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो दे आर praised by my grandparents, तो मैं ये बिहेवियर करने लग गई, isn't it? एंड इस बिहेवियर को करने से भी मुझे प्रेज मिलता है या मुझे अच्छा फील होता है, isn't it? सो दिस इज द थिंग जब हम ग्रुप से सीखते हैं. तो ग्रुप में हम एसोसिएशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू चीजों को सीख रहे होते हैं. नेक्स्ट इज योर लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन. जैसे कि बहुत से एटीट्यूड्स हैं, आइडियाज हैं टुवर्ड्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड टुवर्ड्स वेरियस पीपल, वो फॉर्म होते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम रीड करते हैं बायोग्राफीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, तो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या बनता है टुवर्ड्स हार्ड वर्क एंड अचीविंग सक्सेस इन लाइफ. ओके, सो दिस इज हाउ वी लर्न, we form our attitudes through the exposure towards environment. Factors that influences एटीट्यूड फॉर्मेशन. अब कैसे मेरा एटीट्यूड फॉर्म होता है, ये सवाल आता है. ये सारी चीजें तो है कि भाई एटीट्यूड में कैसे लर्न करती हूँ एटीट्यूड को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरा एटीट्यूड बनना शुरू कहाँ से होता है. सो शुरू होता है हमारे फैमिली से, फिर हमारा स्कूल एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है. जैसे पेरेंट्स जो हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट या फिर एसोसिएशन, या फिर हम अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं पूजा करते हुए, कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हुए. तो वहां से मैं क्या करती हूँ, मैं सीखती हूँ, मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा होता है टुवर्ड्स एनी आइडियाज. मैं अपने पेरेंट्स से सीखती हूँ, उनकी राय होती है कुछ मामले में, तो मुझे समझ में आता है कि भाई अच्छा ऐसा होता है तो वैसा होता है. तो मेरा एटीट्यूड कहीं ना कहीं इस तरीके से बन रहा होता है. फिर मैं जब स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल में मेरी टीचर्स मुझे उसी मामले में और ज्यादा इन्फॉर्म करती हैं. मेरे फ्रेंड्स से जब मैं डिस्कस करती हूँ तो उस मामले में मैं थोड़ा और जानती हूँ, isn't it? सो यहाँ पे मेरा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो रहा है और ज्यादा ग्रो हो रहा है, isn't it? नेक्स्ट कम्स योर रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसके जैसा मैं बनना चाहती हूँ. ओके, को मैं कॉपी करूंगी, मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगी, मैं उनके एटीट्यूड्स के बारे में डिस्कशन करूंगी. नेक्स्ट कम्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस. पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिससे तुम और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. एक ड्राइवर थे आर्मी में, ओके, इनको एक मिशन में भेजा गया था. उस मिशन पे वो गए तो उन्होंने डेथ को फेस किया. उनके जो भी आर्मी मेंबर्स थे या कलीग्स थे, उनकी डेथ हो गई थी. वो जैसे तैसे अपना जान बचा के वहां से भागे. एंड जब वो अपने गांव पहुंचे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब वो आर्मी का जॉब नहीं करेंगे, अब वो ड्राइवर का जॉब इन आर्मी नहीं करेंगे, बट रादर वो क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे, कम्युनिटी लीडर बनेंगे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ. पहले वो लाइफ को देखते थे कि भाई चलो समाज, चलो देश सेवा करते हैं, पर जब वो गए तो उन्होंने जब डेथ को फेस किया तो उन्हें फील हुआ कहीं ना कहीं कि उनका लाइफ का, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अभी तक किया ही नहीं है. एंड कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है, लाइफ का जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ. एंड जब वो वापस आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब वो समाज सेवा करेंगे. ओके, तो हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया अपने विलेज में. उन्होंने विलेज के अपलिफ्टमेंट में काम किया, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे उन्होंने काम किया. एंड विलेज का आउटलुक बहुत चेंज किया ऑफ महाराष्ट्र, राइट. सो दिस इज एन पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज होता है. जैसे एक और एग्जांपल दूं तो हो सकता है कि किसी पर्सन को तुमने देखा हो तो तुम्हें लगा कि माइट बी ही और शी इज नॉट गुड. जब तुम्हारी उससे परसिस्टेंट बात हुई, कम्युनिकेशन हुई, जब तुमने उसके साथ कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया तो तुम्हें पता चला कि वो पर्सन जो है वो एक्चुअल में अच्छा है या अच्छी है, राइट. सो ये क्या हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन चेंज्ड,
राइट? सो दिस एग्जाम्पल आई होप हैव क्लियर्ड योर डाउट रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे हेल्प करता है इन योर एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, आजकल के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब से हमारी बहुत से एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रही होती है टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक टॉपिक और टुवर्ड्स एनीथिंग, isn't it? अब यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक ही नहीं है, कुछ बुक्स भी हम पढ़ते हैं, स्कूल बुक्स भी पढ़ते हैं, वो भी हमारे एटीट्यूड को बहुत हद तक चेंज कर रहा होता है, राइट? सो जैसे तुम्हारे बुक में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आजकल के टाइम पे इंटरनेट जो है ये और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड को चेंज कर रहा है, एटीट्यूड के फॉर्मेशन में, एटीट्यूड के चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड भी फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड भी फॉर्म हो रहा है टुवर्ड्स वेरियस टॉपिक्स, isn't it? इंटरनेट कहीं ना कहीं, बुक्स कहीं ना कहीं, जर्नल्स कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड भी बना रहे हैं टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स एनी पीपल, टुवर्ड्स हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। तो कहीं नेगेटिव एटीट्यूड भी बन रहा है कि भाई दुनिया अच्छी जगह नहीं है, अगर तुम सैड सॉन्ग सुनने लग जाओ, सैड स्टोरीज वगैरह देखने लग जाओ, isn't it? So that is the whole thing which is written over here in the mass media and how it is related to your attitude change. अब तुम्हारा next homework है MCQ number 2, which is which of the following is not a factor influencing attitude formation? इन सभी में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल नहीं प्ले कर रहा होता है? A, direct personal experience, B, family and social environment, C, economic background only, and D, media and peer group. थर्ड एमसीक्यू जो तुम्हारा होमवर्क होगा वो है इन द नेचर ऑफ एटीट्यूड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन सभी में से एटीट्यूड के नेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एटीट्यूड्स आर ओनली बेस्ड ऑन इमोशंस, एटीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, एटीट्यूड्स आर लर्नड एंड कैन बी चेंज्ड, एटीट्यूड्स आर फिक्स्ड एंड परमानेंट। सो इन सभी में से क्या राइट आंसर है of MCQ number 2 and 3 you have to write just now in the comment section. So वीडियो को पॉज करो, दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो। उसके बाद हम मूव करेंगे एटीट्यूड चेंज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में एटीट्यूड चेंज के बारे में बताया हुआ है, तो वो अब हम समझेंगे। अब हम जानेंगे कि एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाता है। जब कोई एटीट्यूड फॉर्मेटिव स्टेज में होता है ना, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, चाहे वो एटीट्यूड हो चाहे वो ओपिनियंस हो, आराम से चेंज हो जाता है अगर वो बन रहा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एटीट्यूड है जो बन चुका है ऑलरेडी, तो उसे चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम एटीट्यूड को चेंज करना ही क्यों है, कौन करता है एटीट्यूड चेंज? तो मैं बताती हूँ कौन करता है एटीट्यूड चेंज। कम्युनिटी लीडर्स एटीट्यूड चेंज करते हैं, पॉलिटिशियंस लोगों की एटीट्यूड चेंज करते हैं कि भाई उसे वोट मत दो, हमें वोट दो, राइट? प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि तुम इस प्रोडक्ट को बाय मत करो, मेरा प्रोडक्ट बाय करो, ये लोग चाहेंगे कि भाई तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड चेंज का बेसिक्स। अब हम बात करते हैं कि कैसे एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। तो भाई बहुत से हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिसके थ्रू हमारे एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, या एटीट्यूड में चेंज लाया जाता है। एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस दिया है फिट्जहेदर ने, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस के अंदर आता है हमारा POX ट्राइंगल। P क्या होता है? P होता है पर्सन 1 एंड O होता है हमारा अनदर पर्सन 2 कह लो, एंड X होता है हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमारा एटीट्यूड चेंज करना होता है। अब जब हम बात करते हैं POX ट्राइंगल की, तो हमारा एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होता है एंड एक होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। इम्बैलेंस कब होगा? जब तीनों साइड्स नेगेटिव हैं, या फिर तीनों साइड्स में से 2 साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। अब ये क्या बोल रहे हो मैम? चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज POX, ओके। P इज 1 पर्सन, O is another person, X is your topic, okay? अब P और O का रिलेशन जो है इट इज पॉजिटिव। O और X का P और O का रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है, पर ये जो है वो नेगेटिव हो गया, तो इसमें क्या होगा? इम्बैलेंस का सिचुएशन होगा, ठीक है। जब हमारा 2 पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव हो गया, तो फिर वो हमारा इम्बैलेंस का स्टेट होता है। अगर मेरा ट्राइंगल है इसमें तीनों का तीनों POX, ठीक है, तो PO का रिलेशनशिप नेगेटिव, OP का रिलेशनशिप नेगेटिव, OX का रिलेशनशिप नेगेटिव, तीनों के तीनों हमारे नेगेटिव निकल गए, तो इसमें भी हमारा स्टेट क्या है? इम्बैलेंस का स्टेट है। क्लियर एवरीवन? बैलेंस का स्टेट कब होता है? जब हमारा जो ट्राइंगल है, लेट्स सपोज दिस इज योर POX ट्राइंगल अगेन। सो अब इस POX ट्राइंगल में क्या हो रहा है? तीनों के तीनों साइड पॉजिटिव है, P और O का रिलेशन पॉजिटिव है, P और
P और O का रिलेशन पॉजिटिव है, P और X का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, O और X का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस स्टेट। एक और ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हम देखेंगे कि P है, O है और X है। P और X का रिलेशनशिप नेगेटिव है, O और P का रिलेशनशिप नेगेटिव है, एंड P और X का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो इसमें भी क्या होगा, बैलेंस होगा स्टेट। two sides are negative and one is positive, then also the state will be positive. Okay, the whole triangle will be balanced. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, लेट्स ड्रॉ वंस दिस ट्राइंगल POX. P is one person, O is another person and X is your topic. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P जो है, P चाहता है कि उसके बेटे की शादी O की बेटी से हो जाए। ठीक है, तो P और O का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के सन और डॉटर की शादी कराना चाहते हैं। अब ये X क्या है, ये हो गया हमारा डाउरी का बात, जब शादी की बात आती है तो फिर दहेज की बात आती है। अब X की बात करें, डाउरी की बात करें, तो O को लगता है कि भाई डाउरी जो है वो गलत है, लेकिन P को लगता है कि भाई डाउरी सही है और मुझे डाउरी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये है एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्यों है, इम्बैलेंस के स्टेट में क्या होता है, दो पॉजिटिव और यहाँ देखो दो साइड्स पॉजिटिव हैं एंड एक साइड तुम्हारा नेगेटिव है। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा, उसका एटीट्यूड, अब बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, शादी टूट जाएगी। तो शादी हमें करानी है, तो शादी करानी होगी तो या तो हमें P का एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी को नेगेटिव करना होगा, भाई तुम डाउरी पे भरोसा मत करो, डाउरी अच्छी चीज नहीं होती है, या फिर हमें इन दोनों की नेगेटिव, मतलब तुम वो चाहे कि उसकी डॉटर की शादी P के साथ ना हो क्योंकि वो डाउरी पे भरोसा करता है, तो इधर यहाँ पे नेगेटिव करना होगा, या फिर इन दोनों की रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप में यहाँ पे एटीट्यूड में चेंज करना होगा, या तो P का एटीट्यूड चेंज हो या तो O का एटीट्यूड चेंज हो, तभी स्टेट ऑफ बैलेंस आएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अगेन एक न्यू ट्राइंगल बनाते हैं क्योंकि वहां पे हौच पौच हो गया है। सो P is person 1, O is another person and X is your topic. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस कैसे होगा, सबसे पहले P और O दोनों अपने डॉटर एंड सन की शादी कराना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप को पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये क्या है, ये डाउरी की बात है ना, तो O का मानना है कि डाउरी जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करता है। अब हम क्या करेंगे, P का भी एटीट्यूड चेंज कर देंगे टुवर्ड्स डाउरी, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हो गया, बिकॉज हम देख रहे हैं दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सो यू कैन सी हियर टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव, दैट मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एटीट्यूड को चेंज कर दिया, इजंट इट। एंड जब हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बैलेंस आ रहा है। तो दिस इज द वे इन विच इंसान का जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। ओके, सो थ्री पॉजिटिव, या तो हम तीनों के तीनों पॉजिटिव होगा, या फिर दो नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव होगा, तभी एटीट्यूड में चेंज आएगा, नहीं तो एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा और एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बना रहेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है ये। ओके, बस एवं ही थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन अगर ध्यान दो तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको दिया है लियोन फेस्टिंगर ने। नाम याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ओके, सो कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है, इसका मतलब होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि टेंशन होता है, टेंशन फील करते हैं हम बिटवीन आवर थॉट्स एंड आवर एक्शंस। मतलब मैं सोच क्या रही हूँ, जैसे अगर एक टॉपिक है, जैसे लेट्स सपोज स्मोकिंग है, सो मैं क्या सोच रही हूँ कि स्मोकिंग, मेरा थॉट्स क्या है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, थॉट्स आता है और एक होता है एक्शंस, मतलब बिहेवियर यू कैन से। मेरा थॉट क्या है कि भाई स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, पर मैं एक्शन में मैं स्मोकिंग कर रही हूँ। सो दिस इज क्या हुआ है, मेरा थॉट और एक्शन जो है वो क्लैश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक स्टेट ऑफ डिसोनेंस आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे कॉन्सोनेंस लाना होगा, मुझे थॉट्स और एक्शंस दोनों को मैच करना होगा, नहीं तो फिर मैं क्या फील करूंगी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील करूंगी, मैं फील करूंगी कि भाई समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, समथिंग इज आउट ऑफ ट्यून। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मानती क्या हूँ कि भाई पान मसाला जो है वो माउथ कैंसर कर सकता है, लेकिन मैं खा रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मेरे थॉट और मेरे एक्शन में क्या आ रहा है,
डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसे हम कहते हैं डिसोनेंस। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे हमें एक्शन और थॉट्स दोनों को मैच करना होता है। या तो मैं पान मसाला खाना बंद कर दूंगी जिससे कॉन्सोनेंस आ जाएगा, या फिर मैं मानना बंद कर दूंगी, राइट। सो दोनों में से अगर कोई एक ना हो तो फिर मुझे डिसोनेंस आएगा, मैं बहुत खराब फील करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करूंगी, मुझे डिस्ट्रेस होगा। एंड अगेन डिस्टेंस अगर प्रोलॉन्ग्ड हो तो क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इजंट इट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज ऑल अबाउट जहां पे हमारे थॉट्स और एक्शंस के बीच में मैचिंग नहीं बनती है। ओके इसका एक तुम्हारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं तो यू नो कि इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड, स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओवर देयर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे थॉट्स क्या है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी तुम कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लैशेस आ रहा है विच इज कॉजिंग यू समवेयर और द अदर डिस्ट्रेस। सो व्हाट यू विल डू, यू आर थिंकिंग भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर टाइम वेस्ट तुम नहीं करोगे, दैट शुड बी देयर। अदरवाइज यू विल स्टार्ट टू गिव सम एक्सक्यूज कि भाई अभी मेरा छुट्टी चल रहा है, सो आई शुड नॉट गिव इट, राइट। सो दिस इज योर एक्सक्यूज यू आर गिविंग, राइट। सो यहाँ पे दोनों में से किसी एक में चेंज लाना होगा, राइट। So as to create a state of consonance. Clear everyone? So I hope this is crystal clear. बहुत आसान था cognitive dissonance, right? It's just because यहाँ पे थोड़ा सा clearly लिखा नहीं हुआ था, so I have written this. Okay. Next is your two-step concept which is given by S.M. Mosen जो कि Indian psychologist हैं again. इन्होंने 2 steps दिया था. Number 1 step is your कि जहाँ पे एक target होता है जो कि चेंज ला रहा होता है इन योर सोर्स। टारगेट होता है मतलब ऑडियंस और सोर्स होता है पर्सन। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक रिलेशनशिप हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट। ओके अब इसका एक एग्जांपल दूंगी तभी तुम्हें क्लियर होगा। एग्जांपल क्या है कि प्रीति के एक फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, उन स्पोर्ट्स पर्सन ने एडवर्टाइजमेंट में बताया कि इस जूस को पीना बहुत, ये जूस जो है इसे तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ओके ये एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बताया। तो अब प्रीति जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करती है एंड शी एडमायर हिम, सो शी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन एंड वो जूस पीना ये पर्टिकुलर जूस पीना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है इन्होंने फाइंड किया कि ये जूस में दिस जूस इज समवेयर और द अदर हार्मफुल। ठीक है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है ही इज योर सोर्स एंड यहाँ पे प्रीति है जो कि ऑडियंस है या वन ऑफ द फैन है, शी इज योर टारगेट। ओके सो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, उन्हें फील होता है कि भाई ये जूस जो है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा जूस को रिकमेंड करते हैं विच इज गुड फॉर हेल्थ एंड वो बोलते हैं कि इस जूस को ट्राई करो, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ रादर देन दैट वन। तो अब क्या होगा, इनका एटीट्यूड चेंज हुआ एंड इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, दूसरा एडवर्टीजमेंट किया, उन्होंने दूसरे जूस को रिकमेंड किया, जिसकी वजह से प्रीति ने भी क्या किया, अपना एटीट्यूड को चेंज किया, उसने भी वो जूस पीना बंद कर दिया एंड दूसरा जूस पीना स्टार्ट कर दिया। ओके सो ये हो रहा है तुम्हारा टारगेट के थ्रू, ये हो रहा है तुम्हारे सोर्स के थ्रू टारगेट में चेंज लाना। ठीक है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोर्स और टारगेट के बीच में एक रिलेशनशिप है, फैन एंड यू कैन से फॉलोअर वाला रिलेशनशिप। सो दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो पहला स्टेप क्या होता है कि भाई हम टारगेट एंड सोर्स जो है वो एक दूसरे को जानते हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एंड दूसरा स्टेप क्या होता है कि भाई टारगेट जो है, सोर्स जो है अपना एटीट्यूड चेंज करे एंड सोर्स को देखकर टारगेट्स जो है वो भी अपना एटीट्यूड चेंज करे टुवर्ड्स द जूस या फिर टुवर्ड्स एनी आइडिया और टॉपिक। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। सो यही एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ये 2 स्टेप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई जो है वो रिलेटेड है टुवर्ड्स योर, इट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोनेंस, जहां पे हम देखते हैं क्या कि हमारे, अगेन रिकॉल करो, हमारे किस में क्लैशेस आते हैं, हमारे थॉट में एंड हमारे एक्शंस में क्लैश आ रहा होता है, इजंट इट? सो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि भाई तुम्हें एक वेरी बोरिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना है। ओके दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। अब ग्रुप ए को मैंने क्या किया, मैंने $1 दिया और बोला कि भाई तुम $1 पकड़ो एंड तुम इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनो और बाहर जाके ऑडियंस को बोलो कि ये जो ग्रुप
ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत मतलब क्या बोलूं इंटरेस्टिंग था। ओके एंड ग्रुप बी को हमने क्या किया, हम लोगों ने $10 दिया, $20 दिया एक्चुअली, एंड बोला कि भाई जाके बाहर तुम बोलो कि ये जो ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो $1 लिए हुए थे उन्होंने जाके भाई बोल दिया कि भाई दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो जिन्हें $20 दिया गया था वो भी ऐसा करते हैं कि वो जाके बोल देते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग था। अब बाद में उनसे पूछा जाता है तो जो $1 लिए होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैंने $1 के लिए झूठ बोला कि इतने बोरिंग एक्सपेरिमेंट को मैंने इंटरेस्टिंग बताया। तो अब वो क्या करते हैं ना, वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। उनके हिसाब से पहले तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बोरिंग था, महा बोरिंग था, लेकिन फिर उन्होंने मतलब देखा कि भाई $1 के लिए मैंने झूठ बोल दिया, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने अंदर में अपना एटीट्यूड वो चेंज कर लिया। चेंज क्या कर लिया, उन्होंने बोला कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट था ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आफ्टर जब सर्वे किया गया उनसे तो, या इंटरव्यू किया गया तो। एंड $20 वाले जो बच्चे थे, जो ग्रुप $20 वाला जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, बट रादर उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो $20 दिया था इसलिए मैंने झूठ बोला, लेकिन सच बोलूं तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये महा बोरिंग था। ठीक है, तो इधर एटीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंड यहाँ पे एटीट्यूड में चेंज आ गया क्योंकि एक डिजोनेंस आ गया। डिजोनेंस मतलब एक हम देख रहे हैं कि इनका थॉट क्या है, इनका थॉट जो है वो नेगेटिव है टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट, बट स्टिल दे इनके एक्शन, उन्होंने $1 लेके झूठ बोल दिया, राइट। सो फिर $1 लेके झूठ बोला, $1 लेके झूठ बोल दिया उन्होंने, तो उनको बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा, उन्हें डिजोनेंस वाली फीलिंग आ रही है, बहुत खराब फील हुआ उन्हें। तो जब डिजोनेंस होता है तो एटीट्यूड में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे मैंने बताया कि तुम रील चला रहे हो, तुम्हें पता है कि रील में टाइम वेस्ट करना खराब है, लेकिन फिर भी तुम रील चलाते जा रहे हो, तुम छोड़ नहीं रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो, तुम एक्सक्यूज दे रहे हो। तुम्हें पता है कि रील में टाइम वेस्ट करना खराब है, बट स्टिल तुम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो कि भाई मेरा अभी छुट्टी चल रहा है, अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, ये वो ये, तो अभी मुझे थोड़ा, अभी मैंने पढ़ाई किया है, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए, मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्सेट्रा। तो तुम एक्सक्यूज देके रील चला रहे हो, तो दैट इज कि तुम अपने थॉट को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे थॉट उन्होंने चेंज किया है, राइट। $1 लेने के बाद उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, यानी कि टाइम वेस्ट करने के बाद तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो तुम एक्सक्यूज दे रहे हो यहाँ पे, इजंट इट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि तुम्हें $1 ले लिया, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तो तुमने क्या कर दिया, एक्सक्यूज दे दिया कि भाई इंटरेस्टिंग था। बट जिन्होंने $20 लिया था उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बहुत एग्जाम्पल बहुत ईजी था, फुद्दू सा एग्जाम्पल था, या फुद्दू सा कॉन्सेप्ट था, सच्ची बोलूं तो इसमें भी कंफ्यूजन रह जाता है। तो आई होप दिस इज crystal clear to everyone, isn't it? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई मैम क्लियर है, थम्स अप दे दो, isn't it? ओके अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज में। मतलब एटीट्यूड तुम्हारा चेंज होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करते हैं कुछ फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस, कि तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक्सट्रीम, तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टॉपिक या टुवर्ड्स एनी पर्सन इज एक्सट्रीम, तुम उसे बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हो या उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, राइट। उस आइडिया को पॉजिटिव रखे हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, या फिर एक्सट्रीमली नेगेटिव रखे हो। सिंप्लिसिटी, अगर आइडिया आइडिया अगर सिंपल है तो उसे चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आइडियाज या एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स तो उसे चेंज कर पाना मुश्किल है। सेंट्रलिटी, अगर तुम्हारा सेंट्रल एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनीथिंग तो उसे चेंज कर पाना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। पॉजिटिविटी की बात करें तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसे चेंज किया जा सकता है आसानी से, पर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसे चेंज कर पाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट का टर्म। कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई एटीट्यूड जो है कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी कि चेंज होता है इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि तुम्हारे हिसाब से वुमेन्स को एम्पावर होना चाहिए, मतलब वुमेन्स को नारी शक्ति पे भरोसा करते हो, वुमेन्स को एजुकेट करने पे भरोसा करते हो, एंड जॉब होल्ड करना चाहिए, तुम सपोर्ट करते हो। अब तुम एक सक्सेसफुल वुमेन की स्टोरी को रीड कर रहे होते हो, उसकी बायोग्राफी को, तो तुम्हारा जो पॉजिटिव आइडिया पहले से था अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स वो और ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव आइडिया या पॉजिटिव एटीट्यूड और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज योर कॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब ठीक उसका उल्टा, यानी कि कोई पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पहले तो भरोसा करते थे कि भाई वुमेन्स को एजुकेट करना चाहिए, जॉब होल्ड कर दे देना चाहिए, ओके, लेकिन फिर तुमने अनसक्सेसफुल वुमेन की स्टोरी पढ़ ली,
तो अब तुम्हें क्या लगता है कि भाई वुमेन्स जो हैं इनको पावर दे दो तो भाई ये फैमिली का सत्यानाश कर देती हैं, या सत्यानाश नहीं बट नेग्लेक्ट करती है फैमिली को एंड अपनी जॉब पर होल्ड करती है, बैलेंस नहीं कर पाती है एक्सेट्रा, तुम्हें ऐसा लगने लगा। तो अब कोई पॉजिटिव एटीट्यूड था वो क्या हो गया, टर्न हो गया टूवर्ड्स अ नेगेटिव वन। सो दिस इज नोन एज योर इनकंग्रुएंट। ओके, मोरओवर जब हम एटीट्यूड की बात करें या एटीट्यूड चेंज की बात करें, सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूथपेस्ट का अगर तुम ऐड दे रहे हो अबाउट ब्रशिंग वंस टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल केयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रश करना टीथ रेगुलरली, अगर तुम इसका एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो तुम बता रहे हो कि भाई अगर तुम अपना अगर तुम ब्रश ना करो तो तुम्हें कैविटीज हो सकती हैं, राइट। तो तुम इस तरीके से बताओगे तो लोग क्या करेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, जो लोग ब्रश नहीं करते थे वो ब्रश करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर रिसर्चर्स ने बताया है कि अगर तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो टू फियर, बहुत ज्यादा फियर रखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बोलो कि भाई लेट्स सपोज तुम बोलो कि जो लोग ब्रश रोज नहीं करते हैं उनका दांत सड़ जाता है, वो खाना नहीं खा पाते, उनके दांत टूट जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डरा दो उन्हें, तो उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा ही नहीं। ओके, वो ब्रश ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे क्या फालतू है, देख लिया, हटो भागो यहाँ से, राइट। सो इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा फियर जो है वो कभी एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाता है या कभी पीपल को कन्विंस नहीं कर पाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन। नेक्स्ट हमारा एक फैक्टर होता है विच इज क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, यानी कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहां पे हम देख रहे हैं कि एडल्ट्स, अगर कोई एडल्ट है यानी कि कोई बड़ा, लेट्स सपोज तुम्हारे फादर हैं, उन्हें लैपटॉप खरीदना है, तो अब वो जब लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो वो किसी एडल्ट से या किसी कंप्यूटर इंजीनियर से सजेशन लेंगे। वहां पे कंप्यूटर इंजीनियर है तो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पूछेंगे कि भाई बताओ ये कंप्यूटर का क्या फायदा है, तो वो बताएगा, राइट। अब उसी के सामने एक स्कूल का बच्चा एडवर्टाइज कर रहा है इसी कंप्यूटर के बारे में, वो भी सेम ही चीज कह रहा है, तो तुम्हारे फादर जो है मोर लाइकली है कि तुम्हारे फादर इंजीनियर का सुनेंगे ना कि वो स्टूडेंट का। लेकिन अगर तुम एज अ स्टूडेंट कंप्यूटर खरीदने जाओगे या लैपटॉप खरीदने जाओगे तो तुम अगर देखोगे कि भाई कंप्यूटर इंजीनियर है एंड स्कूल स्टूडेंट है, तो तुम स्कूल स्टूडेंट के पास जाओगे एंड तुम उसका राय लोगे, राइट, ना कि कंप्यूटर इंजीनियर के पास जाओगे एंड उससे राय लोगे, राइट। तो यहाँ आ जाता है तुम्हारा क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस का फैक्टर, जो कि इफेक्ट करता है कि एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट को इंजीनियर मना लेगा टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड स्कूल स्टूडेंट एडवर्टाइज करा है अबाउट अ लैपटॉप एंड तुम्हें एज अ स्कूल स्टूडेंट खरीदना है लैपटॉप को, तो तुम स्कूल स्टूडेंट से मानोगे, राइट। तो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि सेल्स जो है ये तब ज्यादातर इंक्रीज होता है जब पॉपुलर फिगर्स इसके बारे में बताते हैं रादर देन एक्सपर्ट्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच वी सी। नेक्स्ट होता है मैसेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैसेज जो है वो कहाँ से आ रहा है या किस फॉर्म में आ रहा है एक्सेट्रा। तो जब हम बात करें रैशनल एंड इमोशनल, कोई मैसेज है अगर वो रैशनल और इमोशनल अपील कर रहा है तो तुम अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे। जैसे कोई लेट्स सपोज तुम्हें प्रेशर कुकर खरीदना है, लेट्स सपोज अब तुमने बहुत सुना है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो तुम्हें यहीं से खरीदना चाहिए। अब तुम जाते हो खरीदने के लिए तो तुम सुनते हो कि वहां पे एडवर्टाइज करा एक पर्सन, वो बता रहा है कि भाई अगर तुम ये वाला प्रेशर कुकर लेते हो तो ये तुम्हारा सेव करेगा फ्यूल एंड एलपीजी, साथ में तुम्हारे इकोनॉमिकली फीजिबल है। साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए, अपने फैमिली की केयर करते हो, यानी कि इमोशनल अपील कर रहा है कि अगर तुम अपने फैमिली की केयर करते हो, न्यूट्रिशियस फूड खाना है तुम्हें, तो ये वाला प्रेशर कुकर तुम्हें लेना चाहिए। तो यहाँ पर रैशनल अपील कर रहा है, यानी फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहा है कि ये चीजें इससे फायदा है, साथ में तुम्हें इमोशनली भी अपील कर रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम मोर लाइकली चांसेस हैं कि तुम वो प्रेशर कुकर खरीद लो। नेक्स्ट है मोटिव्स। मोटिव्स मतलब होता है तुम्हारा, मोटिव्स में होता है क्या कि हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किसी ने कह दिया कि स्मोकिंग कॉज करता है कैंसर एंड अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो तुम्हें कंट्रोल करना होगा इन दी अमाउंट ऑफ स्मोकिंग इफ समवन इज डूइंग। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे अंदर एक फियर आएगा एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट मोटिव, जो कि क्या करता है, तुम्हारे एटीट्यूड में चेंज लाता है टू सम एक्सटेंट। अब आता है एक मोड, कि मोड कौन सा है ऑफ योर मैसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे तुम लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तुम्हें एक्सपर्ट ने बताया, तो क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से तुम्हें ट्रस्ट आएगा एंड मोर लाइकली है इट इज कि तुम क्या करो, उस लैपटॉप को खरीदो, इजंट इट। सो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि फेस टू फेस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है देन दैट ऑफ कि हम लेटर में कोई इन्फॉर्मेशन पढ़े, पैम्पलेट्स में कोई इन्फॉर्मेशन पढ़े एक्सेट्रा।
ओके यहाँ पे बताया भी हुआ है कि इंटरनेट आजकल के टाइम पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड इट इज quite similar to face interactions only, but again however it cannot substitute the latter. However it cannot substitute the importance of face to face communication. ओके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ओआरएस के बारे में अगर अगर सोशल वर्कर्स या डॉक्टर्स जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं मैसेज कि भाई तुम्हें ओआरएस पीना चाहिए गर्मी के टाइम पे एक्सेट्रा, तो तुम क्या करोगे, उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो तुम ओआरएस पीना चालू कर दोगे। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन तुम्हें लेटर में पढ़ना पड़े, न्यूज़पेपर में पढ़ना पड़े, तो इट इज मोर लाइकली कि तुम्हारा एटीट्यूड चेंज ना हो। ओके सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। टारगेट सोर्स की बात करें, टारगेट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसमें क्या होता है ना, तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर एटीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान ऐसा है जो ओपन है एंड उसकी फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी है, तो उसका एटीट्यूड जो है वो बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। एडवर्टाइजर्स जो है इन लोगों से बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, मतलब पीपल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, जिसके स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस होते हैं वो बहुत कम एटीट्यूड चेंज करता है, एंड देन दैट ऑफ द लेस स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस वन। पीपल जिनके लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो कॉन्फिडेंस होता है, तो उनकी भी एटीट्यूड जो है वो आराम से चेंज किया जा सकता है। तो जिनका एटीट्यूड ज्यादा आसानी से चेंज किया जा सकता है उसका फायदा बहुत से लोग उठा लेते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या फिर एडवर्टाइजर्स हो गए ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका एटीट्यूड चेंज कर पाना आसान नहीं होता है देन दैट ऑफ जिनकी इंटेलिजेंस बहुत कम होती है। ओके नेक्स्ट कम्स योर एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। हमने अभी पढ़ा था कि हमारी एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस और बिहेवियर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन समटाइम्स हम लोगों ने देखा है कि हमारे एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, मतलब हमारा एटीट्यूड कुछ और है पर हम बिहेव कुछ और तरीके से कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कोई भी एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बीच में कंसिस्टेंसी तब होगी जब एटीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सेंट्रल प्लेस रखता है, नंबर वन। नंबर टू, कोई इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है तो उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है वो मैच करेगा। तीसरा, उसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, एंड चौथा, उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। पांचवा क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस, यानी कि वो जो एटीट्यूड होल्ड कर रहा है वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो अगर उसे लगता है कि इससे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा तभी वो बिहेव करेगा, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं, कुछ केसेस देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बिहेवियर और एटीट्यूड मैच कहाँ नहीं हो रहा है। जैसे एक बार की बात है जब अमेरिकन जो है वो प्रेजुडिस्ड हो गए थे अगेंस्ट चाइनीज लोग, ठीक है। तो रिचर्ड लाफेरी एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक चाइनीज कपल को बोला कि तुम ट्रैवल करो यूएस में एंड अलग अलग होटल्स में स्टे करो। सिर्फ एक ही बार उन कपल्स ने फेस किया कि एक होटल ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया टू स्टे, बट आफ्टर दैट टाइम वी हैव सीन कि उन चाइनीज कपल्स को बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग उन्होंने की एंड उनको अलग अलग होटल्स में जब रहने को मिला तो बाकी सारे गेस्ट हाउस में, चाइनीज गेस्ट हाउस में उन्हें आसानी से अकोमोडेशन मिल गया। आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने जिन होटल्स में वो चाइनीज कपल्स गए थे उसी होटल्स में, उसी रेस्टोरेंट्स में हमने क्या किया, हमने नहीं, एक्चुअली यहाँ पे रिचर्ड लाफेरी ने क्या किया, एक क्वेश्चन सेंड किया कि अगर तुम कोई चाइनीज, मतलब उनसे पूछा कि अगर तुम्हें चाइनीज कपल्स को या किसी भी चाइनीज को अपने यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो उन्हें घर देने की बात हो, रेस्टोरेंट में रहने की बात हो, तो तुम क्या मानोगे, क्या तुम उन्हें रहने दोगे, स्टे करने दोगे। तो उन्होंने क्वेश्चनर में क्या बताया, उनका बिहेवियर क्या था, उनका बिहेवियर में हम लोगों ने देखा कि वो एक्सेप्ट कर लिए, राइट। बट उनकी जो कॉग्निशन थी या उनका जो थॉट प्रोसेस था उसमें हम लोगों ने देखा, यानी कि क्वेश्चनर में उन्होंने बताया कि वो कभी भी किसी भी चाइनीज कपल को रहने नहीं देंगे अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट्स में। सो हमने क्या देखा, बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है, यानी कि बिहेवियर जो है वो मैच नहीं हो रहा है फ्रॉम आवर थिंकिंग, इजंट इट। दैट इज द केस। अब हम लोगों ने अभी हम लोगों ने बात किया था अबाउट द एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम लोगों ने देखा था टेलिंग अ लाई फॉर $20। उस बॉक्स में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ग्रुप ए वाले जो बच्चे हैं जिन्हें हम लोगों ने $1 दिया था, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि उन्हें बहुत बोरिंग लग रहा था ये एक्सपेरिमेंट, बट स्टिल उन्होंने कहा कि ये बोरिंग नहीं है, इजंट इट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इनका थॉट कुछ और है और बिहेवियर कुछ और तरीके से किया। इनका थिंकिंग था कि भाई बहुत बोरिंग है, पर इनकी थिंकिंग थी कि ये बहुत बोरिंग है, लेकिन उन्होंने बिहेव कैसा किया, इन्होंने बताया कैसा, उन्होंने फील कैसे करा कि भाई ये बोरिंग नहीं था,
इजंट इट? तो हम देख क्या रहे हैं एज अ होल, कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं हम, कि हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर हमेशा सही नहीं होता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे सोच के हिसाब से रील देखना या रील में टाइम स्पेंड करना इज नॉट गुड, दिस इज योर थिंकिंग प्रोसेस, बट तुम बिहेव क्या कर रहे हो, तुम रील पे रहे हो, राइट? सो एंड दूसरा केस हम लोग ने जहां देखा था कि हम बिलीव करते हैं कि पान मसाला माउथ कैंसर कर सकता है, लेकिन फिर भी हम पान मसाला खा रहे हैं। तो एटीट्यूड, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो क्लैश कर रहा है विथ आवर, हमारा जो थिंकिंग है इट इज नॉट मैचिंग विथ आवर बिहेवियर, राइट? सो दैट इज व्हाट नोन एज कि एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर के साथ मैच नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप के बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिला, दैट ऑलवेज हम जो एटीट्यूड होल्ड करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे बिहेवियर में दिखाई दे, isn't it? This is the conclusion of this topic. The last topic of today's discussion is prejudice and discrimination. Prejudice क्या होता है, discrimination क्या होता है, stereotypes क्या होता है? Let's try to understand this. जिससे कुछ हद तक तुम्हारा जो आइडिया है अबाउट एटीट्यूड वो क्लियर होगा। प्रेजुडिस बेसिकली क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स इज ऑल अबाउट जो होता है क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव, उसे हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप्स टुवर्ड्स एनी पर्सन, एनी ग्रुप, वी कैन से दैट इज नोन एज योर स्टीरियोटाइप। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके हिसाब से वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, इंफीरियर होती हैं, राइट? सो इन दैट केस दैट इज योर स्टीरियोटाइप, और उसी से निकल के आता है प्रेजुडिस, जहाँ पे तुम डेली लाइफ में वुमेन्स को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे तुम बोलते हो कि वुमेन्स जो है वो बाइक नहीं चला सकती हैं, या वुमेन्स जो है वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर सकती हैं, एक्सेट्रा। सो दिस इज योर स्टीरियोटाइप्स एंड दिस इज योर प्रेजुडिस। स्टीरियोटाइप से ही प्रेजुडिस आता है। ओके, अब यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज बताई हुई है, क्या है कि भाई अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया स्टीरियोटाइप से निकल के आता है तुम्हारा प्रेजुडिस। सो स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा कॉग्निशन। अब जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स को, अब प्रेजुडिस में क्या होता है ना कि वुमेन्स के खिलाफ तुम गलत सोचने लग जाते हो, उनसे तुम्हें हेट हो जाता है, डिसलाइक करने लग जाते हो, वुमेन्स को इंफीरियर देखने लग जाते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा फीलिंग, दैट इज योर हेट्रेड यू कह सकते हो, या नेग्लेक्ट कह सकते हैं। सो दिस इज योर व्हाट नोन एज अफेक्टिव कंपोनेंट। अब जब हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स आ जाता है, प्रेजुडिस आ जाता है, तब हम बिहेवियर में वो करने लग जाते हैं, यानी कि हम वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, दिस इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे एटीट्यूड के एबीसी कंपोनेंट्स तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एक और एग्जांपल तुम्हें मिल गया, यहाँ पे बताया हुआ है कि जब हमारा स्टीरियोटाइप्स होता है तो स्टीरियोटाइप से प्रेजुडिस होता है, प्रेजुडिस से ही हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये भी तुम्हें क्लियर हो रहा है, इजंट इट? हिस्ट्री की बात करें तो हम लोगों ने इतिहास उठा के देख लो तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे लोग जो है रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन आ गया है हमें पता चल गया है, राइट? तो कैसे प्रेजुडिस से डिस्क्रिमिनेशन लोग करने लग जाते हैं, दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। जैसे कि नाजीज इन जर्मनी, हम लोगों ने देखा कि कैसे जूइश लोगों पे एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया बाय किलिंग देम, राइट, बाय डूइंग देयर जेनोसाइड। जब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना तो कॉन्फ्लिक्ट उस जगह पे हमेशा देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन इन आवर पास्ट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बहुत बार हम देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, जब तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो उस इंसान को, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लॉ के द्वारा कर्व कर दिया जाता है, मतलब जेल भेज दिया जाता है इंसान को जो कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर रहा होता है। लेकिन हम कॉग्निशन एंड इमोशनल कंपोनेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब जो हेट्रेड है टुवर्ड्स वुमेन या फिर जो इंफीरियर कास्ट एंड क्लास के को हेट करते हैं, तो जो हेट्रेड होता है ना उसे हम हटा नहीं सकते, उसे हम कर्ब नहीं कर सकते, उसे हम रोक नहीं सकते। प्रेजुडिस को हम नहीं रोक सकते, डिस्क्रिमिनेशन को हम रोक सकते हैं, दैट इट इज ट्राइंग टू से ओवर हियर। हम लोगों की धारणा को चेंज नहीं कर सकते, जाके सबका धारणा चेंज नहीं कर सकते अबाउट वुमेन्स ओवर हियर, एंड हम उनकी फीलिंग टुवर्ड्स द वुमेन्स जो कि वो इंफीरियर फील करते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन नॉट चेंज, दैट इज ओनली ओवर हियर रिटन। प्रेजुडिस जो है, जैसे हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड जो है वो हम लर्न करते हैं, साथ ही प्रेजुडिस भी है, इट इज समथिंग जो कि हम लर्न करते हैं। कैसे लर्न करते हैं? एसोसिएशन के थ्रू, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू। जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि उनके साथ उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या उनके आसपास मेरे आसपास अगर कोई उनके बारे में खराब बोल रहा है, राइट, एक्सेट्रा, तो दिस थिंग्स विल डेवलप दिस काइंड ऑफ प्रेजुडिस इनसाइड मी।
फैमिली रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। साथ में मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं पुश करती है टू फॉर्म दी प्रेजुडिस। एंड जो इंसान जिसकी ऐसी एटीट्यूड हो जाती है, प्रेजुडिस एटीट्यूड हो जाती है, उसकी प्रेजुडाइज पर्सनालिटी भी हो जाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी होती है अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल, जैसे चाहे वो वुमेन हो या चाहे वो उनके ग्रुप के बाहर वाले दूसरे ग्रुप के, दूसरे रिलीजन के लोग हों, दूसरे कास्ट के लोग हों, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। पर्सन ए जो है वो अपने आप को अपने ग्रुप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता है एंड फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानता है। सो दैट इज द थिंग विच वी सी, राइट। सो ये होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, जहां पर वो नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करेगा टुवर्ड्स द अनदर ग्रुप। स्केपगोट का मतलब क्या होता है? ये कुछ टर्म्स है जहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू सी ओवर हियर। स्केपगोट का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने कोई काम किया नहीं होता है, कोई गलत काम तुमने नहीं किया होता है, पर तुम्हें ब्लेम किया जाता है क्योंकि तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारा कोई दबदबा नहीं है, तो तुम्हें ब्लेम किया जाता है फॉर दैट मिस्टेक विच यू हैव नॉट कमिटेड, सो दैट इज योर स्केपगोट। Clear everyone? Next is your kernel of truth, which is another factor. Kernel of truth में क्या होता है कि जैसे तुमने सुना है कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं तो तुमने सुना है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, या जैसे वुमेन्स है तो वुमेन्स बहुत कमजोर होती हैं, वुमेन्स ऐसा काम नहीं कर सकती, तुमने सुना है ऐसा, राइट? तो कहीं ना कहीं तुमने सुना है, तो तुम्हारे स्टीरियोटाइप्स तुम बिलीव करते हो कि भाई इतना सारा बात सुना है, इतना सारा खराब चीज सुना है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रुथ होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रुथ होल्ड करता होगा वो फैक्ट। सो दैट इज योर कर्नल ऑफ ट्रुथ। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जहां पे तुमने देखा भी है कि वुमेन्स जो हैं वो अपना काम खुद नहीं कर पाती है, तुमने देखा भी है कि वो डिपेंडेंट रहती हैं, उनको बोला भी जाता है डिपेंडेंट, एंड वो तुमने एग्जाम्पल देखा, तुमने अपनी मम्मी को देखा होगा, तुमने अपनी बहन को देखा होगा कि वो डिपेंडेंट रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि तुम ब्लेम करते हो, तुम्हारे हिसाब से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग दैट प्रेजुडिस इन द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें क्या देखते हैं हम कि इसमें जो वुमेन्स हैं वो एक्चुअल में दिखती हैं दैट दे हैव एक्सेप्टेड and they have shown that they are dependent. So this is your self-fulfilling prophecy, जहां पे तुम्हें बोला जाता है और तुम वैसा बन जाते हो। So this is all about your self-fulfilling prophecy. Okay? तुम्हें बोला जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम डिपेंडेंट हो, और तुम ऐसे होने लग जाते हो, तुम ऐसे बन जाते हो, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्लियर एवरीवन? कैसे हम इन सभी प्रेजुडिस को हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें कोशिश करनी है कि कोई एक पर्सन है तो वो लर्न ही ना करे इन प्रेजुडिस को, वो ऐसे एटीट्यूड को होल्ड ना करे, और अगर उसके पास ऐसी कोई एटीट्यूड है प्रेजुडाइज तो उसे हम कम कर सकें। देन हम कोशिश करें कि वो नैरो आइडेंटिटी, मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर ना माने, राइट? सबको रिस्पेक्ट करे, एक्सेट्रा। देन वी विल ऑल्सो ट्राई कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड विक्टिम्स ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है वो सही ना हो, ऐसा भी हम कोशिश करेंगे। क्लियर? प्रेजुडिस को हम कम करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ओके, नंबर 2 इज वी विल ट्राई कि जो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट है वो हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज्ड है अगेंस्ट द अनदर रिलीजन, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक पर्सन जो एक ए रिलीजन का है वो दूसरे रिलीजन से बात करे, कम्युनिकेट करे। एक प्रोजेक्ट में हम उन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट दे देंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट दे देंगे, जिसकी वजह से वो क्या करे, वो कोऑपरेट करे, इंटरैक्ट करे, जिससे उनकी जो आइडियाज हैं, जो प्रोड्यूसर्स की एटीट्यूड है वो चेंज हो सके। ऑल्सो हम कोशिश करेंगे क्या कि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उस पर हम फोकस करें, रादर देन फोकसिंग ऑन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायस जो है वो अक्सर हो जाता है तब जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं एंड दूसरों को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानने लग जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर माने एंड दूसरों की रिस्पेक्ट ना करे, तो सबको म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें कुछ एक वेज है फ्रॉम विच वी कैन we can do that, we can minimize this prejudice in our day-to-day life. अब तुम्हारा होमवर्क है 4th नंबर MCQ, that is which of the following best explains attitude behavior relationship from the following option. नंबर A, attitude जो है always determine करता है behavior को directly. नंबर 2, behavior influence करता है attitude को, not the other way around. 3, behavior is always opposite to
attitude, and number 4, attitude may or may not reflect in behavior depending on situation. Fifth MCQ है, which of the following is the cognitive component of prejudice, यानी कि prejudice का cognitive component कौन सा है? Number A, discrimination, number 2, stereotypes, number 3, hatred, and number 4 is aggression. And this is the last homework. You always say कि मैम आप कुछ homework दे दिया करो, questions दे दिया करो जो तुम्हारे sample papers या board के questions है. So here it is. राजन जो कि प्रेजुडिस्ड है अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स, तो तुम्हें बताना है कि एज अ रिजल्ट ये इग्नोर करता है इनपुट्स एंड आइडियाज फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द सीनियर सिटीजन्स, राइट? सो तुम्हें क्या लगता है कि क्या सोर्स है ऑफ प्रेजुडिस दैट ही होल्ड्स, मतलब कहाँ से इसने इस टाइप की प्रेजुडिस सीख ली है, क्या रीजंस है, ये तुम्हें बताना है. 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है. तो इसका आंसर भी तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में देना है using 4 bullet points. So I hope this whole chapter is crystal clear to everyone. अगर कोई डाउट है you can definitely ask me in the comment section. साथ में you can connect me in the Instagram. Here is my ID savi.mam. सर्च करोगे तो तुम्हें मेरा ID मिल जाएगा. So you can ask the questions over here also. And till then take care. मिलते हैं next videos में next chapters के साथ. Bye.